Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you have covered part 1, so welcome to my part 2 जिसमें हम आगे फर्दर अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। हमने जो अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर ली थी वो इनकम तक कर ली थी। नाउ उसके आगे अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, उसकी प्रैक्टिस करी होगी, उसे रिवाइज करा होगा, तभी आप ये सेकेंड वीडियो देख रहे हो। और अगर आपने नहीं करा अभी तक रिवाइज, नहीं करी प्रैक्टिस, तो आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज रिवाइज इट, वरना आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज वेरी बेसिक, लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस आपने बहुत ही जनरली लैंग्वेज में सुन रखा है कि लॉसेस का मतलब होता है नुकसान। सॉरी, लॉसेस का मतलब क्या होता है? नुकसान। मतलब आपके पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपको उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप लिखो पेमेंट। ठीक है, या तो आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आउटफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, मतलब पैसे या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है आपका, लेकिन आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे। ठीक है, जैसे चोरी हो गई, तो चोरी होना भी तो लॉस है। पैसे की कीमत में कुछ चला गया, पैसे की कीमत, फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीनरी चोरी हो गई, ठीक है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट सुना होगा, तो वो भी तो नुकसान है ना। उससे आपको कोई फायदा हुआ है क्या? चोरी करके वो आपके लिए कोई फायदा कर गया? नहीं। ठीक है, मनी क्या है? जैसे आपके उसमें ही शॉप में चोरी हो गई पैसों की, फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 लाख रुपीज की चोरी हो गई। जनरली जो चोर होते हैं वो इतना कम नहीं चुराते हैं, वो ज्यादा ही चुराते हैं, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल। सो आपकी जो चोरी हुई है वो 1 लाख रुपए की हुई है, तो वो क्या है? लॉस। ठीक है, उससे कोई फायदा थोड़ी ना हुआ है कि हाँ बैठे हुए थे कि हाँ हमारे पैसे ले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, आप अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना चाहो कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो दैट लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई, सामान का नुकसान हो गया। सामान मनी इज वर्थ ही तो है ना, वो भी पैसों की कीमत का ही तो है, तो वो भी क्या है? लॉस। सो द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज वेरी जनरल, गेन्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन प्रॉफिट्स गेन्स कि क्या प्रॉफिट्स होते हैं और गेन्स, वो दोनों को मर्ज कर देते हैं, वो समझते हैं दोनों सेम है, बट देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो आप दिन रात मेहनत करके कमाते हो। जो प्रॉफिट्स होते हैं आप उनके लिए ही तो बिजनेस कर रहे हो ना, प्रॉफिट्स के लिए ही तो बिजनेस करता है इंसान। लेकिन जो गेन्स होते हैं ना वो रिसीट्स होती हैं जो आप बिना हार्ड वर्क के रिसीव करते हो। इसका मतलब आपने कोई उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है एसेट है जिसकी प्राइस बढ़ गए, आपने जो खरीद रखा था एसेट उसके प्राइस बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने गोल्ड खरीद रखा था, दिस इज गोल्ड, ये पहले आपने जब खरीदा था ये था 10 लाख का, लेकिन फर्दर इसके प्राइस ये आपने खरीदा था 2019 में, एंड नाउ 2025 में इसके प्राइस बढ़ के 50 लाख हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो प्राइस बढ़े है ना, ये जो 40 लाख रुपीस का आपको फायदा हुआ है, ठीक है, मैं प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि प्रॉफिट नहीं है, जो ये 40 लाख रुपए का फायदा हुआ है, जो ये 40 लाख रुपए का गेन हुआ है, तो ये क्या है? आपने इसके लिए मेहनत करी थी, क्या आप गोल्ड के प्राइस बढ़वा रहे हो? नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने इसके पीछे दिन रात मेहनत करी है। ठीक है, तो तभी ये क्या है? इसे कहते हैं हम गेन्स। तो लिखो गेन्स क्या होता है? रिसीट्स विदाउट एनी हार्ड वर्क, कोई मेहनत नहीं करी आपने इसके लिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो एग्जाम्पल लॉटरी विनिंग।
ठीक है, लॉटरी जीत गए भाई, क्या है ये, मेहनत करिए इसमें नहीं, जीत गए आप बिना हार्ड वर्क के। दूसरा, इंक्रीज इन दी रेट्स ऑफ एनी एसेट्स एक्सेट्रा, राइट। So this is gains. तो प्लीज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप इतने समझदार हो कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि गेन्स क्या है और प्रॉफिट्स क्या है। यहाँ पे मैंने टर्म यहाँ पे लिख नहीं रखी प्रॉफिट, यहाँ पे देखो टर्म्स में प्रॉफिट है नहीं, लेकिन मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ प्रॉफिट की भी, कि आप उसके साथ डिफरेंशिएट कर पाओ आसानी से। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स कह लो या रेवेन्यू कह लो आप, तो ये प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं वो रिसीट्स जो आपको मिलती है हार्ड वर्क से, ठीक है, उसके पीछे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके पीछे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है, राइट। चलो नेक्स्ट टर्म, इसको मैं 11th ही लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे हमने 11th टर्म लिख रखी है ना गुड्स, तो 11th ही लिखूंगी, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट को समझाया है। तो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, अच्छा नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब अच्छा नहीं है, इसका मतलब है वो आर्टिकल, वो आइटम या वो चीज जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा काम है क्लोथिंग का, ठीक है, कपड़े बेचती हूँ मैं, क्या बेचती हूँ, कपड़े बेचती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े बेचती हूँ मैं, ये मेरा बिजनेस है। तो मैं किस चीज में डील करती हूँ, अगर मेरा इस चीज में बिजनेस है कपड़ों का, तो मैं जाहिर सी बात है मैं कपड़ों का ही तो बिजनेस करती हूँ, कपड़ों में ही तो डील करता है मेरा बिजनेस। तो ये जो कपड़े हैं ना, कपड़े यही मेरे लिए क्या है, गुड्स, यही क्या है मेरे लिए, गुड्स। तो वो आर्टिकल या वो आइटम, आर्टिकल, आइटम और एनी थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, राइट। नेक्स्ट टर्म इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट व्हाट इज बिजनेस। देखो बिजनेस क्या होता है, जो एक्टिविटीज आप रोजाना कर रहे हो। अगर मैं आज कपड़े बेच रही हूँ तो क्या मैं बस आज बेचूंगी, महीने में एक दिन बेचूंगी, नहीं, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वही चीज मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ, किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, है ना, मैं चाह रही हूँ हाँ इससे मेरा प्रॉफिट हो, इससे मेरा घर चले, तो वही तो बिजनेस होता है ना। तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज which are performed on a regular basis for the purpose of earning profit. ठीक है, फॉर द बिजनेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ बिजनेसेस ट्रेडिंग होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाइप के होते हैं, कुछ सर्विस के होते हैं, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड। लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि बिजनेस क्या है। इफ यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट बिजनेस, ठीक है, तो जैसे आपकी 11th 12th में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज, this is going to be very important term, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अच्छा कुछ खर्चे ना ऐसे होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप कभी कभार करते हो, समझ में आ रही बात। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जो आपको करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं, फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, राइट। बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं आपको, कुछ खर्चे ऐसे करने पड़ते हैं कि उनसे ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो सारे खर्चे ही क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे नहीं करोगे तो कैसे आपके एम्प्लॉयज काम कर लेंगे, ठीक है। रेंट दे रहे हो, तो रेंट नहीं दोगे तो काम कहाँ पर करोगे,
ठीक है, तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये वो खर्चे होते हैं जिनसे आपका बिजनेस स्मूथ फंक्शन करता है। ये वो खर्चे होते हैं जिससे आप क्या करते हो, जो आपको हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, और इनका बेनिफिट भी आपको इमीडिएट मिलता है। ठीक है, अगर आप सैलरी दे रहे हो ना, ठीक है, तो आप इस मंथ की सैलरी दे रहे हो तो आपको आपका एम्प्लॉय इस ही मंथ क्या काम करके देगा, राइट। ये थोड़ी ना कि वो सोचेगा चलो इसने पैसे दे दिए मैं आगे तक इसी से ही काम चला लूं, ऐसा कहीं नहीं होता। तो इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो लिखो एक्सपेंसेस incurred which helps in generating revenue and they have immediate benefit. Now इसके एग्जाम्पल भी लिख लो। सैलरी, ठीक है, रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंस में और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू नेचर के, एक होते हैं कैपिटल नेचर के। तो ये मैं आपको दोनों बहुत अच्छे से समझा के दूंगी, लेकिन आपका काम है ये कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये याद होगा। ठीक है, वरना बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। नाउ द 14th टर्म इज अच्छा, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ना आप एक और चीज ऐड करना, दैट दे आर रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले खर्चे। ठीक है, अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहा जाता है कि वो खर्चे जो कभी कभार होते हैं, सही कहा जाता है कि कभी कभार ही होते हैं, लेकिन ये कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बड़े खर्चे होते हैं, जो थोड़े भारी खर्चे होते हैं, जो थोड़े हैवी खर्चे होते हैं। अच्छा, हैवी खर्चों से मेरा मतलब क्या है, मतलब वो एक्सपेंसेस जो आप एक एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए करते हो, खरीदने से लेके उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने तक जो खर्चे आप करते हो उस पर, वही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, यहाँ पे लिखना, हिंदी में ही लिखना, जिससे आपको हिंदी में ही ये चीज याद रहे बहुत अच्छे से। लिखो, एसेट खरीदने से लेकर बिजनेस में रेडी टू यूज तक होने वाले खर्चे। ये कहीं लिख लो जिससे आपकी नजर पड़े तो आपके दिमाग में घंटियां बजें कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो खर्चे जो आप करते हो एसेट को खरीदने से लेकर बिजनेस में रेडी टू यूज तक होने वाले खर्चे, मतलब कि आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये आपने मशीन खरीदी आपने, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 को क्या खरीदी, मशीनरी। कहाँ पे खरीदी, ये आपने आप दुबई गए थे और दुबई में आपने मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2025 को। और जब आप इंडिया लाए हो ना, जब आप इसे इंडिया लाए हो तो इंडिया लाने तक इसको हो गए थे 3 महीने। ठीक है, 3 महीने इसको हो गए थे, तो आप इसको लाए हो अप्रैल में। आप इसको कब लाए हो, अप्रैल में। ये इंडिया में आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आई है, इसका मतलब इसके बीच में खर्चे तो हुए होंगे ना, दुबई से आ रही है तो इंडिया तक आने तक तो कुछ खर्चे हुए होंगे। यस, हुए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं इसमें। ये आपने खरीदी है 10 लाख की, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसमें लग गए 1 लाख।
फिर इसमें अनलोडिंग की चार्जेस लग गए। अनलोडिंग के चार्जेस कितने लगे हैं इसमें, वो भी 1 लाख। फिर इसमें ड्यूटी लगी है कितनी, वो भी 1 लाख। इंस्टॉलमेंट चार्जेस कितने, 2 लाख। तो यहाँ तक आने तक कितने खर्चे हो गए, ये 10 लाख, ये 10 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, कितने हो गए ये 11, 12, 13, 14, 15। तो आपको मशीनरी कितने की पड़ी है, 15 लाख की पड़ी। तो ये जो मिला के खर्चे हैं ना, मिला के खर्चे सारे, इनको ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक्चुअल इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 15 lakhs, राइट। यही क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसे अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि लिखो, ऑल नेसेसरी expenses incurred to bring that asset to its present location. Am I good with it? Okay. तो इसे नोट डाउन कर लो और याद रहे कि ये जो खर्चे होते हैं ना, ये नेसेसरी खर्चे होने चाहिए। जो भी बीच में खर्चे हों वो नेसेसरी खर्चे होने चाहिए, जो जरूरी हो, ठीक है, जो जरूरी हो। तो ये क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द नेक्स्ट टर्म इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ डेफर्ड का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड, किसी चीज को क्या कर देना, पोस्टपोन्ड। अच्छा, इसमें पोस्टपोन्ड करने का क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम कि आप हो लक्स ब्रांड, ठीक है, तो आप लक्स के साबुन बेचते हो। तो आपने क्या करा, आपने एक्सपेंस किया किस पे, किस पर करा आपने, एडवर्टीजमेंट पे। ये है कैटरीना और ये आती है, ये नहाती हैं और नहा के चली जाती हैं। इसके ये लेती हैं 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज। तो ये जो एक्सपेंस हुआ, ये हैवी एक्सपेंस हुआ ना, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, राइट। कोई छोटा मोटा खर्चा थोड़ा लिख रही है। अब आपने एस्टिमेट किया है कि ये जो एड है वो कम से कम 10 साल तो चलेगा, 10 साल तो चलेगा टीवी पर। ये तो एस्टिमेटेड हुआ है, ये बिल्कुल एक्यूरेट थोड़ा ना, एस्टिमेटेड खर्चा है। तो आपने क्या करा, अब आप बैलेंस शीट में एक साथ नहीं दिखाते, क्यों, क्योंकि फिर आपके इतने रेवेन्यू नहीं होंगे जितना आपका एक्सपेंस होगा, तो आप वो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी। इस वजह से आप क्या करते हो, इसको पोस्टपोन करते हो। फॉर एन एग्जांपल, पहले साल, ठीक है, जो आपने बैलेंस शीट में एक्सपेंस शो करे ना, वो आपने शो करे 1 करोड़ और बाकी के पोस्टपोन कितने कर दिए, 9 करोड़ रुपीज। दूसरे साल क्या करा आपने, 1 करोड़ दिखाया, बाकी के 8 करोड़ पोस्टपोन। तीसरे साल में सॉरी 1 करोड़ दिखाया, 7 करोड़ पोस्टपोन। तो ऐसे करके ही 10 साल तक ये एक्सपेंसेस आप शो करोगे, किसमें, डिवीजन में, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये इतना मैच नहीं कर पाता, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको सिंपली लिखवाऊं तो मैं ये लिखवा सकती हूँ कि deferred revenue expenditure refers to expenses that are incurred in the present accounting year। ये present accounting year में ही तो incurred हुआ, the accounting period, but whose benefit are expected to be delivered over मल्टीपल फ्यूचर पीरियड्स, है ना। हमने मल्टीपल ईयर्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि यूजली मोर देन 1 ईयर। अच्छा, आप ये कहोगे कि ये कभी कभार ही तो खर्चा होगा, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कहा जाता, इसका नेचर कैपिटल क्यों नहीं होता। तो ये भी लिख लो कि इसका रेवेन्यू नेचर होता है। क्यों होता है इसका रेवेन्यू नेचर, बिकॉज इट इज नॉट यूज टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। उससे कोई आप फिक्स्ड एसेट्स थोड़ी ना खरीद रहे हो, कोई नेसेसरी एक्सपेंस थोड़ी ना है,
है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ये शर्त होती थी कि आप क्या करो, कोई नेसेसरी एक्सपेंस पे कोई खर्चा करो। तो ये थोड़ा ना कि आपका बिजनेस, अगर आप एडवर्टीजमेंट में कैटरीना कैफ को नहीं बुलाओगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। और इसका जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर ये हो गया तो इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि अगर आप ये लिख लोगे अच्छे से तो आपको याद रहेगा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये समझ नहीं आता बच्चों को। बच्चे ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर चुके होते हैं लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या मतलब होता है रिडक्शन? बहुत जनरल है, क्योंकि ये हम अपनी डेली बेसिस पे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, कुछ सामान देने जाए तो भैया से कहते हैं भैया प्लीज डिस्काउंट, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा जनरल है, लेकिन इसके अंदर जो इसके टाइप्स आते हैं ना, वो जनरल नहीं है, वो लोगों को नहीं पता होता, बच्चों को, तो वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो हमने, अगर आपने ये स्टार्टिंग का लेक्चर ध्यान से देखा हो तो हमने यहाँ पे बोला भी था कि हम 20th एंड 21 टर्म में ये समझाएंगे, तो हम ये आगे समझेंगे कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। लेकिन इससे पहले आप एक और चीज समझो कि जो डिस्काउंट होता है ना, वो या तो आप दोगे या लोगे, है ना। या तो आपको डिस्काउंट अलाउड होगा या तो आप दोगे, या फिर रिसीव। ठीक है, अलाउ कौन करता है? सेलर करता है ना। डिस्काउंट कौन देगा? जो सामान बेचेगा, बाय दी सेलर। और रिसीव कौन करेगा? रिसीव कौन करेगा? बायर करेगा ना, जो सामान खरीदेगा। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि 16 के बाद 17 पे आने से पहले पहले मैं ये डिस्काउंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूं, इसलिए हम ये 20 और 21 भी अभी समझ रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन दी लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, यूजली गिवन एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, आप अगर बल्क परचेज कर रहे हो, बल्क पे सामान खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, सामान बिकवाने के लिए आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट। हाँ भैया ले जाओ। वो कह रहा है कि कितने का है ये? आपने कहा 100 का है, लेकिन उसने कहा नहीं भैया ये 70 का दो। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कि डिस्काउंट अपना सामान निकलवाने के लिए आप दे रहे हो। ठीक है, आप उसको दे रहे हो कि हाँ हाँ ले जाओ। ठीक है, और जो ये होता है ना ट्रेड डिस्काउंट, इसको ये भी लिखो आप दैट इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। ये बुक्स में दिखाया भी नहीं जाता सेपरेटली, ये दे दिया जाता है बस, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाता सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये नेट अमाउंट जो होता है वो दिखा देते हैं हम। ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, इसको सेटलमेंट अकाउंट बोलते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट, सॉरी सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तब दिया जाता है जब आपको इमीडिएट रिकवरी करनी हो कैश की। यहाँ पे तो आप चाहे उधार लो या पैसे से लो, आपको दे रहा है, अपना माल निकलवा रहा है, गुड्स अपना, कि हाँ ले जाओ ले जाओ। लेकिन इसमें जो कैश डिस्काउंट है ना, तो ये कब दिया जाता है? जब आपको क्या चाहिए होती है? इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश। ठीक है, आपको पैसे चाहिए होते हैं। वो कह रहा है कि जैसे आप सेलर हो, तो आप कह रहे हो आपसे उसने सामान खरीद के ले गया था वो, ठीक है, उसने, उसका बनता था 2000 रुपए, लेकिन आपने उसे एक ऑफर दिया कि भाई अगर तूने आज मेरे पैसे लौटा दिए तो तुझे 2000 नहीं देने पड़ेंगे, तुझे सिर्फ 1500 देने पड़ेंगे। तो वो खुश हो गया, उसको क्या मिला है? कैश डिस्काउंट, है ना। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन द इनवॉइस प्राइस ऑफर्ड टू द बायर फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ ड्यूज। मतलब जो उसका बनता है
आपने उसको ऑफर दिया है कि जितना उसका बनता है वो उससे कम दे दे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, लिखो दैट अ रिडक्शन इन द इनवॉइस प्राइस offered to the buyer for early payments of dues। ठीक है, कि पैसा जल्दी आपके पास आ जाए, इस वजह से आपने उसको क्या दिया था, ये ऑफर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रहे, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसको ही सेलर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है एज अ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि या तो डिस्काउंट अलाउड होगा, और बायर इसको क्या करता है, डिस्काउंट रिसीव के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो दोनों ही इसको, ये जो कैश डिस्काउंट होता है इसको ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता ही नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। सो द नेक्स्ट टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो एक्सपेंस आपने एडवांस में ही पे कर दिया। ठीक है, जो उसकी ड्यू डेट थी आपने उसे पहले ही दे दिया, तो इसे क्या कहते हैं हम, दैट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जो बनता है आपने उसे पहले ही दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनकर्ड कर रहे हो। ठीक है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं वो ही क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए आपको क्या करनी पड़ रही है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, तो स्टैम्प ड्यूटी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नाउ द 19th term is pre-operative expenses। प्री-ऑपरेटिव एक्सपेंसेस वो होते हैं कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब बिजनेस उस पोजीशन में है कि वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अपनी कर पा रहा है, तो उसके बीच में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ही कहते हैं हम प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। देखो, जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये 1 जनवरी 2015 को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1 अप्रैल 2025 को ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आ गया। ठीक है, तब आपकी फर्स्ट सेल हुई, तब आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हुआ। तो इसके बीच के पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, इनकर्ड इन बिटवीन द पीरियड, ठीक है, टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल, वो सब क्या है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे होता है ना, स्टार्टिंग फेज में आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो वो भी किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है। अब 19 के बाद हमने डिस्कस करा था कि हम 20 और 21 में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कवर करेंगे, लेकिन हम ये पहले ही कवर कर चुके हैं। तो नाउ कम टू दी 22 टर्म, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, देखो, वो एसेट जिसकी जीरो रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जब आप उसे बेचने जाओ ना, तो वो जीरो वैल्यू है उसकी, उस पर आपको कुछ भी ना मिले। तो एसेट्स हैविंग जीरो रियलाइजेबल वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि आपका, इसे लॉस एसेट भी बोला जाता है, या फिर जीरो वैल्यू एसेट भी बोला जाता है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल, आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लाइसेंस लिया था, तो वो लाइसेंस की अब आप बेचोगे तो उस पर आपको कुछ मिलेगा थोड़ा ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करा था उस पर, तो वो भी किसका एग्जांपल है, फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है। 23rd टर्म इज अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम देखो दो तरीके के होते हैं, या तो इंडियन, ठीक है, इंडियन में महाजनी सिस्टम चलता था, तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, या तो इंडियन होगा या फिर इंग्लिश, या तो इंडियन होगा या फिर इंग्लिश। इंडियन में जो था ना, वो चलता था आपका महाजनी सिस्टम, ठीक है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, हम वो फॉलो
नहीं करते। और इंग्लिश में दो तरीके के सिस्टम थे, एक होता था सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। ना तो हम सिंगल एंट्री फॉलो करते और ना हम महाजनी सिस्टम फॉलो करते। हम क्या कौन सा करते हैं फॉलो? हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो। कौन सा? डबल एंट्री। डबल एंट्री किसने करा था? डबल एंट्री करा था, दैट वाज बाय लूका डी बार्गो पैसियोली। अगर आपने सुना हो तो ये फादर थे किस चीज के? अकाउंट्स के, फादर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। So finally, we have covered all the 23 basic accounting terms in just 2 videos. So that was all about basic accounting terms. I hope you found it helpful and easy to understand. And if you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe for more content like this. And if you have any doubt, so please feel free to leave a comment below. And make sure to check out the next videos for the upcoming accounting treatments. And thanks for watching and keep learning. Thanks for staying till the end. Bye.